government release all prisoners, release the curfew. नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास शो संसद में आज, जिसमें हम आपको राज्यसभा और लोकसभा में आज की कार्यवाही से जुड़ी अहम बातें बताते हैं। आज संसद में यूक्रेन की जंग से लेकर अपराधियों की पहचान से जुड़े संशोधन बिल पर चर्चा हुई। यूक्रेन पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत किसकी साइड है। सरकार ने यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद से कितने लोगों की हत्या की गई है, ये सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल की, जिसे हिंदी में दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक कहते हैं। ये बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है और आज गृह मंत्री अमित शाह ने इसे राज्यसभा में पेश किया। विपक्ष ने कैसे इसका विरोध किया, सरकार की क्या दलील रही, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर बता दें कि अगर ये बिल कानून बन जाता है तो अपराधियों के बायोलॉजिकल और फिजिकल सैंपल लेने का दायरा बहुत बढ़ जाएगा, जिसमें रेटिना स्कैन से लेकर सिग्नेचर तक शामिल होंगे। राज्यसभा में बिल पेश होने के बाद विपक्ष ने जमकर इसका विरोध किया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आशंका जताई कि इससे विरोधियों को निशाने पर लिया जाएगा। अपराधी कौन है, क्रिमिनल कौन है जो आपको विरोध करेगा, जो आपको सवाल पूछेगा, आप उसको क्रिमिनल मानकर चल रहे हो। यहां बैठी हुई हर व्यक्ति यहां आपके लिए अपराधी है। प्लीज एड्रेस द चेयर। अब जो नया प्लीज एड्रेस द चेयर। संजय राउत जी, प्लीज एड्रेस द चेयर। हाँ, तो गड़बड़ी आपकी भी है, देख लेंगे कौन गड़बड़ी करता है। संजय जी प्लीज एड्रेस चेयर। तो ये जो नया कानून है उससे एजेंसी को ताकत मिलेगी, अच्छी बात है, ज्यादा शक्ति मिलेगी। ज्यादा यानी कितनी? देखो, आप पुलिस को राक्षस बनाने जा रहे हो, शैतान बनाने जा रहे हो, तो उससे अच्छा है कि आप मार्शल लॉ ही लगा दो। मार्शल लॉ ही लगा दो, कोई बात नहीं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हाल ही में संजय राउत की पत्नी की संपत्ति ईडी ने अटैच की है। संजय राउत के बाद आते हैं संजय सिंह की तरफ। आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा कि ये बिल इमरजेंसी के दौर की तरह तानाशाही लाने की कोशिश है। मुझे आपातकाल की एक घटना याद है। हमारे जिले में 75 वर्ष के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके ऊपर मीसा एक्ट में मुकदमा लिखा गया और मुकदमा लिखा गया कि वो रेलवे में जो सिग्नल होता है उसको चढ़ के तोड़ रहे थे। 75 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ऊपर यह कानून मान्यवर कहीं ना कहीं उसी की झलक दिखाता है। आप इस देश में फिर से एक बार आपातकाल लाना चाहते हैं, तानाशाही की व्यवस्था लाना चाहते हैं, और एफआईआर की बात आप कर रहे हैं। मान्यवर, इन लोगों ने कैसे कैसे लोगों पे एफआईआर की। राजदीप सरदेसाई एक वरिष्ठ पत्रकार है मान्यवर, उन पे एफआईआर कर दी। बिल पर अच्छा श्याम मीरा सिंह एक पत्रकार है मान्यवर, उन पे एफआईआर कर दी। कृपया बिल पर बोले। बिल पर मैं कानून के दुरुपयोग पे बोल रहा हूं सर। त्रिपुरा में जांच करने के लिए, घटनाओं की जांच करने के लिए वकील गए मान्यवर, उन पे इन लोगों ने एफआईआर कर दी, यूएपीए लगा दिया। कानून के दुरुपयोग की अगर बात करें मान्यवर, एक दिन में 9 एफआईआर मेरे खिलाफ उत्तर प्रदेश में हुआ। 9 एफआईआर। कृपया बिल पर बोले। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा इन लोगों ने, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा 21 मुकदमे लिखे। आप आज खुश हो सकते हैं, खुश होइए, कानून बनाइए, आपके पास संख्या है, आप बनाएंगे। लेकिन कल जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे, मेरे वाक्य को याद रखिएगा, इन्हीं कानूनों का आपके खिलाफ दुरुपयोग होगा। जैसे आपातकाल का रोना आज तक रो रहे हो ना आप, ऐसे ही रोना रोगे जब यही कानून आपके खिलाफ होगा। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं मान्यवर, आप सारी जानकारी रख लीजिए किसी अपराधी के बारे में, उसके बाद वो भाग जाता है हिंदुस्तान छोड़ के। 20,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी लेके भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए नितिन संदेशरा लेके भाग गया। जिस देश के साथ आपकी प्रत्यार्पण संधि नहीं है,
वहां से इन लाखों करोड़ के लुटेरों को बुलाओगे कैसे हिंदुस्तान? अपराधियों की पहचान की बिल को लेकर पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने भी ऐतराज जताया और कहा कि ये निजता का हनन है। लेकिन विपक्ष के विरोध को सुन रहे गृह मंत्री ने आखिर में जब जवाब दिया तो उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि लोगों का डेटा एनसीआरबी के पास होगा और डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा। ये सिस्टम आने के बाद क्या होगा, किसी घर में चोरी होगी तो पुलिस अफसर फॉरेंसिक साइंस की टीम को बुलाकर वहां जो उपलब्ध फिंगरप्रिंट है उसको लेगा, घर के लोगों के फिंगरप्रिंट लेकर उसमें से घर के लोगों के फिंगरप्रिंट को बाहर निकालेगा। जो बच जाएगा वो फिंगरप्रिंट चोरी करने वाले शंकास्पद व्यक्ति के है। आज स्थिति है पुलिस उसको ढूंढती है, उसका फिंगरप्रिंट लेती है और फिर मैच करती है। अब क्या होगा, वो फिंगरप्रिंट वो भेजेगा एनसीआरबी को। वो पुलिस स्टेशन को या पुलिस को पूरे फिंगरप्रिंट का एक्सेस नहीं है, वो पुलिस स्टेशन भेजेगा फिंगरप्रिंट एनसीआरबी को। एनसीआरबी 1 करोड़ फिंगरप्रिंट के डेटा को 3.5 मिनट में रन कर अगर उसमें वो चोर है तो उसका नाम पुलिस स्टेशन को भेज देगा, पुलिस को ढूंढने की जरूरत नहीं। अब भला बताइए इसमें क्या निजता का हनन होगा? क्या हनन होगा? किसी महिला पर अगर बलात्कार हुआ है, वहां से जो बायोलॉजिकल सैंपल मिलेगा उसका बायोलॉजिकल सैंपल के डेटा के साथ जिन्होंने महिलाओं के अपराध किया है इसके साथ मैचिंग कर अपराधी को जल्दी पकड़ लिया जाए और 1 साल के अंदर उसे सजा हो, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? निजता का हनन तो तब होगा जब ये डेटा पुलिस स्टेशन को उपलब्ध कराएंगे। किसी को ये डेटा नहीं देना है, पुलिस स्टेशन से क्वेश्चन आएगा, इसका मैचिंग कर जवाब पुलिस स्टेशन पर जाएगा जो कोर्ट में एडमिसेबल एविडेंस होगा। अमित शाह ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उनसे सवाल किया कि क्या वो नहीं चाहते कि ज्यादा से ज्यादा अपराधियों को सजा मिले। उन्होंने बाकायदा आंकड़े देते हुए बताया कि भारत में दोषी सिद्ध किए जाने का प्रतिशत काफी कम है। मान्यवर, एक भी विपक्ष के सदस्य ने दोष सिद्धि का प्रमाण कम है और उसको बढ़ाना चाहिए इसकी जरूरियात ही महसूस नहीं की। हम किस प्रकार का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चाहते हैं, जिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर हत्या कर 100 में से 66 लोग बरी हो जाए, जिस सिस्टम के अंदर बलात्कार कर 100 में से 60 लोग बरी हो जाए, चोरी कर 100 में से 62 लोग बरी हो जाए, डकैती कर 100 में से 70 लोग बरी हो जाए, बाल अपराध कर 100 में से 62 लोग बरी हो जाए। दोष सिद्धि का प्रतिशत क्या है मान्यवर? कोई नहीं बोला। इतना सारा रिसर्च करते हैं तो इतना भी तो कर लेते और इसको स्पिरिट से रख देते। राज्यसभा के बाद चलते हैं लोकसभा, जहां विदेश मंत्री ने यूक्रेन के हालात पर चर्चा करते हुए जवाब दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष के उठाए एक सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजे जाने से उनका काम आधा हो गया, उनके जाने से भारतीयों की वापसी का काम आसान हुआ। विपक्ष ने चुनाव के बीच वापसी अभियान का फायदा उठाने का भी आरोप लगाया। इस पर विदेश मंत्री ने उस घटना का जिक्र किया जब पीएम मोदी के फोन करने से गोलीबारी रुकी और भारतीय छात्र लौट सके। जो प्रधानमंत्री का जो पर्सनल इंटरवेंशन जो था वो भी मुझे लगता है कि बहुत ही अद्भुत था कि उन्होंने 2 समय, और वो मैं उसका थोड़ा बाद में समझाऊंगा आपको, कि उन्होंने खुद फोन किया, खुद लीडरों से बात की। 2 जगह जहां हमारे विद्यार्थी बहुत बुरी तरह से फंस गए थे वहां युद्ध विराम कराए ताकि हमारे लोग निकल पाए वहां से। 2 शहर थे, सुमी और खार्किव, जहां हालात बहुत ही खराब थे। खार्किव में शेलिंग हो रही थी। वहां आप जानते हैं कि हमारे एक विद्यार्थी जो नवीन जो है उनकी मृत्यु वहां हुई। और सुमी में फायरिंग हो रही थी दोनों यूक्रेनियन और रशियंस के बीच में। दोनों जगह खार्किव में एक हमारे ही मेंबर ने यहाँ पूछा कल कि प्रधानमंत्री के बात करने का प्रभाव
पता नहीं क्या था। मैं उनको ये बता सकता हूं कि मैं उस कमरे में था, उनके साथ था उस समय जब उन्होंने खार्किव में पुतिन साहब के साथ जो मुद्दा उठाया और कहा कि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो डेंजर में हैं, फायरिंग हो रही है। तो उस बातचीत के कारण हमें उतना समय मिला कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं खार्किव छोड़ के एक सेफ जोन, जो रशियंस ने हमें बताया कि अगर आप उस जगह जाएंगे उस जगह फायरिंग नहीं होगी। और सुमी में उन्होंने दोनों से, क्योंकि हमने लोगों को निकालने की कोशिश की, फायरिंग हुई। एक टाइम तो स्टूडेंट बस में बैठ भी गए थे, हम निकलने वाले थे और फायरिंग फिर से शुरू। तो उन्होंने दोनों प्रेसिडेंटों से बात की और क्योंकि दोनों लोग कह रहे थे कि फायरिंग दूसरा देश कर रहा है, और दोनों को समझा कि हमें इस समय से इस समय अगर आप अपनी फौज को बताएं कि आप फायरिंग ना करें। और फिर यूक्रेन से हम लोगों ने उनकी सहायता भी ली, प्रोटेक्शन भी ली, रेड क्रॉस को भी साथ ले गए, और उसी के कारण जो आखिर का जो इवैक्यूएशन, सुमी का जो इवैक्यूएशन जो था, ऐसे ही हुआ। वहीं यूक्रेन पर चर्चा के दौरान विपक्ष लगातार नेहरू के दौर की गुट निरपेक्ष नीति का हवाला दे रहा था। ये पूछा जा रहा था कि भारत को किसी एक गुट का पक्ष लेने की क्या जरूरत थी। इसका भी विदेश मंत्री ने जवाब दिया। वो बोले भारत को साइड लेनी है तो वो शांति की साइड है। What is India advocating in Ukraine? We are first and foremost strongly against the conflict. We believe that no solution can be arrived at by shedding blood and at the cost of innocent lives. In this day and age, dialogue and diplomacy are the right answers to any disputes, and this should bear in mind that the contemporary global order has been built on the UN Charter, on respect for international law, and for the sovereignty and territorial integrity of all states. If India has chosen a side, it is the side of peace, and it is for an immediate end to violence. This is our principal stand. हम आपको वो आंकड़े भी बताते हैं जो सरकार संसद में रखती है। सरकार ने बताया है कि 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में अब तक 14 हिंदुओं की हत्या हुई है, इसमें 4 कश्मीरी पंडित शामिल हैं। वहीं सरकार ने यह भी बताया कि राज्य से 370 हटाए जाने के बाद से 87 आम नागरिकों और 99 सुरक्षा कर्मियों की हत्या हुई है। तो संसद में आज में इतना ही, लेकिन एक बहुत ज़रूरी सूचना है। द लल्लन टॉप पर आप जिन लोगों को देखते हैं, उनसे मिलना बतियाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से होने जा रहा है इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्टिवल और लल्लन टॉप अड्डा। जगह होगी सुंदर नर्सरी, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के बगल में है ये जगह। यहाँ आपको मिलेंगे सौरभ द्विवेदी और लल्लन टॉप के सारे एंकर्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। निजामी ब्रदर्स का कमाल, सलोनी गौर का स्टैंड अप एक्ट होगा। अभी तो कम ही बता रहे हैं, और भी बहुत कुछ होगा। मौके पर पहुंचिए तो पूरा आनंद आएगा। दिन समय फिर से नोट कर लीजिए, शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से सुंदर नर्सरी दिल्ली में। शुक्रिया।